तो स्वागत है सभी का मोबाइल गुरुजी में। आज हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस होता है हमारा सीपीयू निकालने के बाद लगाने से पहले रीबॉलिंग। रीबॉलिंग के लिए हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। मेन चीज़ होता है हमारा स्टेंसिल। स्टेंसिल हम कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा बेटर है। स्टेंसिल में सबसे पहले होता है स्टेंसिल का थिकनेस जो स्टेंसिल मैं यूज़ करता हूँ, 3 ब्रांड के स्टेंसिल्स हैं मेरे पास कॉमनली। रिलाइफ है, एमॉय है और एक है मेरे पास क्वाइनली का। तो ये 3 ब्रांड का स्टेंसिल्स है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। और इसका जो थिकनेस है 0.12 mm, ये इन पे लिखा होता है थिकनेस स्टेंसिल का कितना होता है। और इन ब्रांड्स में सभी मॉडल्स का स्टेंसिल अवेलेबल है। बेटर ये रहेगा आप सीपीयू वाइज पावर का सीरीज़ आता है क्वालकॉम पावर में 5 जैसे स्टेंसिल आते हैं, सारे क्वालकॉम के पावर उसमें आ जाते हैं। क्वालकॉम सीपीयू लेते हैं तो ओनली सीपीयू होता है। क्वालकॉम के जितने सीपीयू हैं सारे सीपीयूज उसमें होते हैं। एमटीके सीपीयू होता है। और WTR का सीरीज़ लेते हैं तो सारे नेटवर्क आईसीज उसमें आते हैं। वो 3 स्टेंसिल में सारे आईसीज पूरे हो जाते हैं। और इममसी का लेते हैं तो एक ही स्टेंसिल में वो जो 5-6 टाइप का जो इममसी होता है वो सारा उसमें आ जाता है। तो बेटर ये रहता है कि आप सीपीयू वाइज और आईसी वाइज स्टेंसिल परचेज़ करें। सारा स्टेंसिल पूरा हो जाता है। मॉडल वाइज हम स्टेंसिल पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम रीबॉलिंग कैसे करते हैं। तो मेन जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का जो ये रोल है ये आपको इजीली मिल जाएगा, जिसको हम टॉयलेट पेपर भी कहते हैं। इस पेपर का ऐसे 4 लेयर बिल्कुल मैं ऐसे इसको फोल्ड करके ये 4 लेयर मैं यूज़ करता हूँ। जब भी हम मदरबोर्ड पे, आईसी पे, किसी पे भी काम करते हैं तो नीचे ये टिश्यू पेपर ज़रूर रखेंगे। रीबॉलिंग के टाइम भी जब हम स्टेंसिल रखते हैं तो ये स्टेंसिल इसी के ऊपर रख के ऐसे हम रीबॉल करेंगे। बिना इसके टिश्यू पेपर के आप रीबॉल करोगे तो जब आप हीट करेंगे तो ये स्टेंसिल फूलने का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो हमारा टिश्यू पेपर है ये एक्स्ट्रा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरा, हम जो पीपीडी यूज़ करते हैं पीपीडी हम जो यूज़ करेंगे 183 डिग्री। कोई भी ब्रांड का आपके पास पीपीडी है, जैसे मेरे पास ये एक है मैकेनिक और एक ही है फोंगकोंग। तो कोई भी ब्रांड में हम पीपीडी रिबॉलिंग के लिए 183 ही यूज़ करेंगे। तो पीपीडी आपके पास कोई भी अच्छे ब्रांड का पीपीडी हो, फ्रेश पीपीडी हो, डब्बी को पैक सील रखते हैं। दूसरा, हम इस पीपीडी को यूज़ करने से पहले फिर इसी टिश्यू पेपर का मेन रोल आता है। इस टॉयलेट पेपर पे हम पहले उस पीपीडी को सुखा के, क्योंकि उस पीपीडी में एक केमिकल होता है, उस केमिकल को बाहर निकालना, सुखाना ज़रूरी है। उसके लिए हम यही टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। इसको कैसे करते हैं क्लीन, ये भी मैं पीपीडी कैसे रिपेयर करते हैं माइक्रोस्कोप के कैमरा में ये चीज़ आपको डिटेल दिखाऊंगा। दूसरा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे जब हम स्टेंसिल्स पे काम करते हैं तो क्लीन करने के लिए जो मैं ब्रश है मेरे पास, आप ये ब्रश देख रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है। ये ब्रश आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ लेडीज़ का कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है ये ब्रश है। एक्चुअल पार्लर में लेडीज़ यूज़ करती है ये फेस पैक वगैरह लगाने के लिए। तो फेस पैक में मेकअप ब्रश है, ये 30 से 40 रुपये का ब्रश है, ये मिल जाएगा। जब हम ड्यूअल डेकर करेंगे तो ड्यूअल डेकर क्लीन करने के लिए भी जो हम ब्रश यूज़ करेंगे क्लीनिंग के लिए, वो हम यही ब्रश यूज़ करेंगे। आप नॉर्मल जो ब्रश यूज़ करते हो उससे अगर आप अपना स्टेंसिल या सीपीयू डबल डेकर के जब हम ड्रम्स क्लीन करेंगे उससे क्लीन करते हैं तो आप देखोगे एक बार उस ब्रश को, जो आप रूटीन में ब्रश यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करने से पहले एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेना ब्रशेस वाली साइज़ उल्टा कि उसके अंदर कितनी गंदगी है। आप खुद देखोगे कि ये ब्रश तो साफ़ करने के बजाय और ज़्यादा गंदा करेगा हमारे स्टेंसिल्स को। तो स्टेंसिल्स में जो हल्के हल्के से भी जो डस्ट या रोया बचता है उससे हमारा बॉल्स बड़ा या छोटा हो जाता है। तो स्टेंसिल्स को क्लीन करने के लिए एक ब्रश अलग रखता हूँ मैं, जिसको मैं और मदरबोर्ड में यूज़ नहीं करता, सिर्फ स्टेंसिल्स क्लीन करने के लिए इस ब्रश को यूज़ करता हूँ। और हर वीक जैसे इस ब्रश को आगे से वॉश करके साफ़ कर लेते हैं ताकि इसके अंदर फालतू गंदगी ना रहे। ये ब्रश के जो रेशेज़ हैं ये बिल्कुल बारीक है, हमारी जो बॉल्स हैं उनके अंदर भी पार होके उसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो अब हम मेन आते हैं रिबॉलिंग पे कि रिबॉलिंग करते कैसे हैं और ध्यान क्या रखते हैं।
अब से आप सब लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी तक मैंने ग्रुप में किसी को ऐड नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि प्रोसेस अभी पूरा ढंग से शुरू नहीं हुआ था। अब जो भी आप रिबॉलिंग करेंगे, मुझे अपना एक रिबॉल करते हुए का एक वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे। नॉर्मल कैमरा से 150 का स्टैंड लगाओ, अपने मोबाइल से नॉर्मल शूट करके मुझे सिर्फ आपका हैंड्स देखना है कि आप स्टेंसिल कैसे प्लेस कर रहे हो, आपके हैंड्स कैसे, आप कैसे फिलिंग कर रहे हो, कैसे आपका आईसी रिबॉल हुआ है, उसका मुझे एक पिक्चर भेजोगे। फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से लाइव क्लास। लाइव क्लास में मैं आपको यही सब काम लाइव करके दिखाऊंगा। आप सबको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं सुनूंगा, उनका मैं लाइव आप सबको इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो अब हम सबसे पहले आईसी को रिबॉलिंग करते हैं। आप कैसी भी तरीके से पहले रिबॉल कर रहे थे छोड़ दो, आप मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो अडेप्ट करेंगे और इसी तरीके से रिबॉल करके बताएंगे मुझे, और एक एक आईसी रिबॉल करके दिखाएंगे मुझे। तो टेलीग्राम पे मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आप सब मुझे ये वीडियोस पोस्ट करेंगे। जो लोग मुझसे हैंड स्किल का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक डेमो वीडियो है। मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है मोबाइल गुरुजी के नाम से, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मैं लाइव क्लास लेता हूँ फॉल्ट फाइंडिंग एंड हैंड स्किल दोनों का। वहाँ छोटे छोटे 3 कोर्सेज़ हैं। जिनको ओनली सीपीयू में प्रॉब्लम है तो वो ओनली सीपीयू मास्टर ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको हैंड स्किल का ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए वो हैंड स्किल का ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियोज़ एक एग्जाम्पल है कि मैं कैसे सिखाता हूँ। सारा कोर्स वहाँ वीडियो फॉर्म में होता है, बट हर 15 दिन में मैं एक लाइव क्लास लेता हूँ जिसमें सबका जो भी डाउट रहता है, जो प्रॉब्लम्स रहती है, उन सबका लाइव मैं उनका सोल्यूशन दे दूँगा। देखिए ऑनलाइन कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ऑनलाइन अगर आपको टीचर ने अगर एक बार पढ़ाया तो आपको जो चीज़ उसने एक बार करके दिखाई, दूसरी बार अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको वो चीज़ पूछनी पड़ेगी। बट ऑनलाइन में आप इस एप्लीकेशन में आप देखोगे एचडी फॉर्म के अंदर सारा वर्क डिटेल में किया हुआ, और आप उस वीडियो को 10 बार 20 बार 50 बार आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना काम करते हुए का वीडियो मुझे भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके काम में क्या कमी है। जो भी आपके काम में प्रॉब्लम्स आ रही है आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मेरी हेल्प से। और छोटा सा एक 2000 रुपीज़ अभी स्कीम में चल रहा है, मैंने कोर्स का 50% लेस किया हुआ है। 2000 रुपीज़ में सिर्फ हैंड स्किल का मैं कोर्स दे रहा हूँ। तो आप अपनी शॉप पे बैठे हुए 2000 रुपये में अपना हैंड स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग सीख सकते हैं। बस आप में डेडिकेशन और प्रैक्टिस के लिए आपके ऊपर आपको निकालना पड़ेगा टाइम। कि जो लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बस ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता और मेरे पास टाइम नहीं है। जिनकी ऐसी सोच नहीं है, जो ये सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं टाइम निकाल सकता हूँ, वो लोग ये कोर्स ज्वाइन करें। आप देखिए ऑनलाइन आप घर बैठे प्रैक्टिस परफेक्ट हो सकते हैं। अब जिनका हैंड स्किल अच्छा है, उनको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, उनके लिए मेरा लाइव क्लास चलता है रोज़ रात को 9:30 बजे। हर महीने एक ये नया बैच शुरू होता है। इस मंथ के एंड में ये बैच नया शुरू हो रहा है। 1 तारीख से मैं इस बैच को शुरू करूँगा, जिसका 6000 फीस है और 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के बाद 2 डेज़ डेमो रहता है। डेमो लगाने के बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं आप कर सकते हैं। इसको स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। लाइव सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का क्लास है। तो पूरे इंस्टीट्यूट का जो भी स्ट्रक्चर होता है, यानी हैंड स्किल, तो आपको वो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो आपका जो फॉल्ट फाइंडिंग का आपको क्लास चाहिए वो रात को 9:30 बजे लाइव क्लास रहता है इस एप्लीकेशन के थ्रू या जूम क्लासेस के थ्रू। बिल्कुल आप देखेंगे जैसे आप इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ते हैं, सेम आपको वही फील आएगा। तो एक बार करके देखिए एक्सपीरियंस, तब आपको पता चलेगा। बाकी हम कैसे रिबॉलिंग प्रोसेस करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए। ये मैंने वीडियो बनाया एक्चुअल में मेरे एप्लीकेशन पे डालने के लिए ही, तो इसी वीडियो को सेम मैं एज इट इज़ यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए और सीखिए सीपीयू रिबॉल कैसे करते हैं। अब जो हमारा पीपीडी है, हम फ्रेश पीपीडी देखते हैं। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कितना ऑयल होता है। तो अगर आप इस ऑयल के साथ इसको बिना सुखाए अगर रिबॉल करेंगे तो सीपीयू में क्या प्रॉब्लम आता है कि ये ऑयल जब हम इसको हीट करते हैं तो ये
उबल के बॉल्स बाहर निकलता है, इधर उधर चिपक जाता है। हम इस पीपीडी को हमारे टिश्यू पेपर पे लेके पहले इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे। जब आप सीपीयू रीबॉल करेंगे तो ये सुखाया हुआ जो पीपीडी है ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब डेली हम जो भी काम करते हैं उतना पीपीडी हम निकाल लेंगे और इसको सुखा लेंगे। आप डेली फ्रेश अपना पीपीडी जितना आपका एक दिन में यूज़ होता है आप उतना पीपीडी निकालो, टिश्यू पेपर पे निकालो, अच्छी तरह से इसको सुखा लो। जैसे आप कोई भी ऑयली फूड है, आप पकोड़े वगैरह, कचौरी या आपके पूरी वगैरह आप रखते हो, जैसे आपने देखा होगा पेपर पे या टिश्यू पेपर पे, तो सारा ऑयल उसके साथ उसमें लग जाता है। सेम वैसे ही ये पेपर क्या करता है, इसमें जितना ऑयल है ये सारा ऑयल सोख लेता है। हम जब भी सीपीयू रिबॉल करेंगे इसी तरीके से सारा ऑयल अच्छी तरह से निकाल के पीपीडी को अच्छी तरह बिल्कुल ड्राई करके फिर यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा ना तो स्टेंसिल फूलेगा, ना इसमें ब्लैकनेस आएगा बॉल्स में जल्दी से, और बॉल्स भी बिल्कुल शानदार इक्वल बनेगा, फिलिंग भी बिल्कुल इक्वल होगी। तो अब ये अच्छी तरह से सूखने के बाद ये हमारा पीपीडी रेडी है। सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल दिया। जो पीपीडी हमारे पास आया है इसको हम सेफली इतना पीपीडी ये हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से पहले आप पीपीडी को यूज़ कर लेंगे और डिब्बी को जो हमारे है वो एयर टाइट बंद करके हमेशा रखेंगे। पीपीडी हमारा हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऑयल हम हमेशा निकालेंगे उसको यूज़ करने से पहले। तो ये पीपीडी अब रेडी है। अब हम आता है एक आईसी को रिबॉलिंग करते टाइम हम स्टेंसिल से ग्रिप कैसे करेंगे और कैसे हम पकड़ेंगे, हमारे हाथ का लोकेशन क्या होना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम सीपीयू को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा ये हाथ। जब हम हमारे इस हाथ से हम इसको ग्रिप करते हैं, ग्रिप करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम इसको स्केलर से फिल करेंगे। तो अगर आप राइटी हैं तो आप राइट हैंड में स्केलर पकड़ेंगे, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में हमारा स्केलर पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से जब आप इसको ग्रिप करते हैं तो ये हाथ हमारा इंपॉर्टेंट है कि इस पे हमने प्रेशर नहीं देना, प्रेशर नहीं देना। दूसरा, नीचे हमेशा टिश्यू पेपर रख के यूज़ करना है। आपका जो पूरा स्टेंसिल है वो टिश्यू पेपर के ऊपर होना चाहिए। प्लेस करने के बाद जब ये 2 फिंगर से आपने प्लेस कर लिया और जब आप स्केलर से फिल कर रहे हैं तो स्केलर का भी जो आप प्रेशर है आपका पूरी आईसी के ऊपर वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा, जो स्केलर वाला जो हैंड है वो हवा में नहीं होना चाहिए, इसको भी पूरा नीचे ऐसे सपोर्ट, जैसे आप पेन पकड़ते हैं तो लिखते टाइम आपके जो हाथ को सपोर्ट होता है, सेम वैसे आप सपोर्ट के साथ इसमें फिल करेंगे। इससे क्या होगा, आपके हाथ में जो ये आईसी पे प्रेशर रहेगा वो सारी जगह पे सेम रहेगा, कंट्रोल रहता है। बट अगर आप हवा में रख के काम करते हैं तो आपका हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता उतना जितना आप नीचे रख के काम करते हैं। अब ये सारा करने के बाद जब हम इसको फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद हम क्या करेंगे इस पर, उसके बाद ट्वीज़र से इसको होल्ड करेंगे। जब ट्वीज़र हम होल्ड करेंगे तो यहाँ जो मैंने आपको बैंड वाला ट्वीज़र दिखाया, ये बैंड वाला ट्वीज़र हम इससे पकड़ लेंगे। ये जो सेकंड हैंड है इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर हमारा यहाँ ऐसे हाथ हिल गया आईसी का लोकेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ हमने प्रेशर भी नहीं देना। जो हमारा ये ट्वीज़र का हाथ है इसको भी हम कैसे पकड़ेंगे, लाइक ए पेन, नीचे पूरा ये हमारे हाथ को सपोर्ट होना चाहिए और पकड़ के इस पे रखेंगे। फिंगर हम ज़्यादा देर यहाँ रखते हैं तो कई बार चिपचिपाहट की वजह से ये चिपक जाता है। तो पहले एक फिंगर हटाएंगे, फिर सेकंड फिंगर हटाएंगे और हाथ हटा लेंगे। और ये फ़ोन हमारा जो है ये बिल्कुल स्टेबल रखेंगे। और यहाँ से जैसे हम एसएमडी है तो एक जगह पे एसएमडी ऐसे रख के स्टेबल रख देंगे, एसएमडी को भी हम घुमाएंगे नहीं। यही सारा प्रोसेस अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कैसे करेंगे। मेन चीज़ होता है आप यहाँ ट्वीज़र से ध्यान रखना है कि प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड, यानी इस पेंसिल को होल्ड कर सकें, सिर्फ इतना प्रेशर देना। और ये हाथ भी जो हमने पकड़ना है ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हैंड और आईसी से थोड़ा सा दूर। उसके बाद इसको फिल करना है, फिल करने के बाद क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो ट्वीज़र से हमने पकड़ना है वो बिल्कुल सीपीयू जहाँ एंड हो रहा है, यहाँ दूर भी नहीं होना चाहिए, सीपीयू के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जहाँ सीपीयू एंड हो रहा है वहीं से बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और एक एक करके इसको छोड़ देंगे और एसएमडी एक कॉर्नर पे रख देंगे। यही प्रोसेस अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि आईसी परफेक्टली सीपीयू कैसे रिबॉल होगा। इसी
सारे प्रोसेस को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, आईसी को रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो आप किसी भी सीपीयू को रिवॉल्व करोगे तो रिवॉल्व करने से पहले एक बार उस पर सोल्डर डाल के उस पर एक आयरन का बॉल घुमा के सारा घुमाएंगे। अगर आपके पास एक सीपीयू पहले से क्लीन किया हुआ पड़ा है, यानी आज कल 2 दिन 3 दिन पहले आपने अगर क्लीन करके रखा है और उसको आप नेक्स्ट डे रिबॉल करोगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई बॉल छूट जाएगा, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में रिबॉल नहीं होगा। तो सेकंड टाइम में कोशिश करके स्टेंसिल साफ़ करके रिस्क लेने की बजाय पहले ही उस पर फ्लक्स डाल के एक बार हमारा पीपीडी लगा देंगे, तो जो फर्स्ट चांस मिस होना है वो यहीं हमने कैंसिल कर दिया। उसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आप ये देखो, कुछ बॉल्स ऐसा है जिस पे हम आयरन भी घुमा रहे हैं तो भी सोल्डर नहीं लग रहा, क्योंकि इन पे कार्बन आ जाता है। तो ये चांस हम पहले ही मिस कर देंगे। आप ये देखो 4-5 बॉल्स ऐसी हैं जिन पे हम आयरन घुमा भी रहे हैं तो भी सोल्डर आसानी से नहीं लग रहा, बाकी सारी बॉल्स पे सोल्डर लग गया। तो ऐसी गलती ना हो कि हमें सेकंड चांस लेना पड़े, हम पहले से ही सारी बॉल्स पे ऑलरेडी सोल्डर लगा देंगे, लगा के इसको क्लीन कर लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। दूसरा मेन रोल क्या होता है, हमारा स्टेंसिल जो हम क्लीन करते हैं, मैंने आपको बताया कि ब्रश आपका वही ब्रश होना चाहिए जिससे आप स्टेंसिल क्लीन करते हैं, वो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। जो आप टूथब्रश वगैरह नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हो, एक बार उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेना उसमें गंदगी कितना होता है। डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ ख़राब करते हैं हमें, सीपीयू में हमारा जो काम में एक्यूरेसी है उसको कम करते हैं। तो डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल नहीं होना चाहिए। जब आप स्टेंसिल आपने सीपीयू के ऊपर प्लेस किया तो किसी भी बॉल के अंदर डस्ट नहीं होना चाहिए, सारा बॉल हमें चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे अब ये एक बॉल हमें देख रहे हैं, एक बॉल के अंदर डस्ट है, तो ये डस्ट है तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया। अगर किसी बॉल में ऐसा डस्ट का छोटा सा पार्टिकल रह जाता है तो ये बॉल छोटा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा तो लगाने में जब हम लगाएंगे तो हो सकता है अटैच नहीं हो, सीपीयू चलता नहीं है। अब हम आते हैं पीपीडी फिल करने पे। तो फिल करते टाइम भी मैंने आपको जो बताया, आपका जो राइट हैंड जिससे आप करेंगे वो मतलब सपोर्ट टेबल पे सपोर्ट पे होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। और आराम से 2 से 3 बार पूरे के अंदर इस पे पीपीडी फिल करेंगे। एक बार रह गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आराम से, बट प्रेशर नहीं देंगे, बिल्कुल इक्वल हर बार हमारा स्मूथ हैंड चलना चाहिए। और उसके बाद उल्टा चलाएंगे तो बाकी सारा जितना एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको अब क्लीन कर देंगे। साफ़ हो गया। अब इम्पॉर्टेंट फेज़ क्या आता है, ट्वीज़र रखना। जो ट्वीज़र हम रखेंगे सीपीयू से दूर नहीं रखेंगे, बिल्कुल जहाँ सीपीयू एंड हो रहा है यहीं बेंड ट्वीज़र रखेंगे। और जो सेकंड हैंड है वो हम बिल्कुल आराम से एक एक फिंगर करके उठाएंगे और एसएमडी को एक कॉर्नर पे रख देंगे। अब आता है हीट कितना रखेंगे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपकी एसएमडी पे आप चेक करेंगे कि 183 डिग्री पीपीडी किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है 10 सेकंड में। वो आपकी एसएमडी पे पीपीडी का मेल्टिंग पॉइंट है, तो उतना हीट आप एग्जैक्ट इस पे रखेंगे आपके पास जो भी एसएमडी है। तो 10 सेकंड में सोल्डर मेल्ट हो जाना चाहिए। यहाँ हमारा स्टेंसिल नहीं फूलेगा क्योंकि जो हमने पीपीडी को 183 डिग्री टेम्परेचर है वो दिया है। स्टेंसिल को जो गर्म हो रहा है इसको ठंडा रखने के लिए हमने कूलेंट दिया है। इसको कूलेंट क्या दिया है हमने, जो नीचे टिश्यू पेपर रखा है, टिश्यू पेपर 100 डिग्री तक हीट सोख लेता है, यानी स्टेंसिल को गर्म नहीं होने देता। अब कोई बॉल इक्का दुक्का अगर रह जाता है, कनेक्ट नहीं रहता है, फिर भी कोई बॉल ड्राई रह जाता है, तो हम एक बार और इस पर फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स डाल के दोबारा से सेम हीट से उसी प्रोसीजर से हम इसको प्री हीट करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर कोई सोल्डर का बॉल स्टेंसिल के साथ चिपक गया है या कोई बॉल मेल्ट नहीं हुआ है, कोई बॉल रह गया है, वो बॉल सारा बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा स्टेंसिल आप देख रहे हो, स्टेंसिल के जो छेद हैं ये स्क्वायर है यानी चौरस है, और जो हमारा बॉल बनता है वो राउंड बनता है, गोल बनता है। तो स्टेंसिल के अंदर तो उस बॉल का फंसने का कोई चांसेस ही नहीं है। इसका प्रूफ जब मैं इसको उठाऊंगा तो आप देखेंगे, इसको राउंड करके थोड़ा सा ऐसे बेंड किया, बेंड करके उठाएंगे तो स्टेंसिल हमारे हाथ में, सीपीयू नीचे, कोई भी बॉल इधर से उधर नहीं है, कोई भी बॉल मिस नहीं है,
कोई भी बॉल स्टेंसिल के अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सारा बॉल इक्वल होता है। आप यहाँ दोबारा एक बार इसको सेम हीट से प्री हीट करते हैं तो शोल्डर मेल्ट होके बिल्कुल राउंड मोतियों जैसा अपनी शेप में आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोई भी बॉल का साइज़ बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बेंड करके हम इसको थोड़ा टिल्ट करके देखते हैं तो परफेक्ट। अब रीबॉल होने के बाद आप इस सीपीयू को रख नहीं सकते। आप तभी सीपीयू को रीबॉल करेंगे जब आपने लगाना हो। जैसे मैंने रीबॉलिंग के टाइम बताया आपको कि अगर आपने सीपीयू कल या परसों क्लीन किया हुआ 1-2 दिन पहले आप उसको रीबॉल करोगे तो शोल्डर टच नहीं होता, उस पर कार्बन आ जाता है। सेम ऐसे ही जब आपने सीपीयू रीबॉल करके रख दिया, आप उसको नहीं लगाया, आपने आज कल लगाओगे तो उसके चलने के चांसेस कम रह जाएंगे। अगर चल भी गया तो कुछ दिन में रिटर्न आ सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करें। सीपीयू रीबॉल करें तभी करें जब आपको वो लगाना हो, यानी बोर्ड वगैरह रेडी करने के बाद ही। तो बाकी नेक्स्ट वीडियोस आता रहेगा, मिलते हैं फिर।